वेलकम एस्पिरेंट्स पीवाईक्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं 1979 से लेकर 2024 तक के सभी पीवाईक्यूज। ये यूट्यूब सीरीज जो हमने शुरू की है बहुत पहले, इससे पहले काफी सारी वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें 45 ईयर्स के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। और इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं थीम वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक्स को। इससे पहले पॉलिटी की वीडियो आ चुकी है, साइंस एंड टेक की आ चुकी है, इकोनॉमिक्स की आ चुकी है, ज्योग्राफी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस आ चुकी है। तो जाइए उन वीडियोस को देखिए। और आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, अगर यही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पीवाईक्यू पोर्टल में अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहीं अगर आपको लगता है कि आप अपने जीएस फाउंडेशन नोट्स का वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो एडुकेमी के क्लास नोट्स कॉम्प्लीमेंट्री दिए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी पर जो है चर्चा की जाएगी। और आज की जो थीम है वो है एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटीज, जो कि पार्ट है एनवायरमेंट का, जिसमें हमने क्वेश्चन उठाए हैं 1979 से लेकर 2024 तक के बीच के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व। फर्स्ट पॉइंट इज द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। Hunting is not allowed in such area. People of such area are allowed to collect non-timber forest produce. And the fourth point is people of such area are allowed traditional agriculture practice. How many of the above statements are correct? 1, 2, 3 या फिर चारों के चारों। देखिए एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। देखिए जब भी कोई कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया जाता है, चाहे वो नेशनल पार्क्स का हो या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, तो वहां पर जो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है वही उसकी गवर्निंग अथॉरिटी बन जाता है। हाउएवर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के साथ साथ कुछ कमिटीज बनाई गई होती है, जैसे कि कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमिटीज, ठीक है, ये भी बनाई होती है, जिसमें कुछ लोकल लोग जो है शामिल होते हैं, वहां के लोकल्स, इंडिजिनियस पॉपुलेशन, और ये भी जो है हेल्प करती है उसको गवर्न करने में। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो करेक्ट है। हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया। देखिए जब कोशिश करी जा रही है सरकार द्वारा इन स्टेप्स को लेके ताकि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन की जा सके, और बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करनी है तो हंटिंग क्यों अलाउ करेंगे? हंटिंग तो अलाउड करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है पॉइंट, हंटिंग इज नॉट अलाउड। थर्ड पॉइंट है पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये पॉइंट जो है ठीक है, जो लोग वहां पे हैं उनको अलाउ किया जाता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, जैसे वो हनी कलेक्ट कर सकते हैं, फ्लावर्स कर सकते हैं या फिर फ्रूट्स, इस तरह के जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट भी करेक्ट होगा। एंड फोर्थ इज पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखिए ये पॉइंट जो है वो गलत है, क्योंकि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा झूम की बात होती है, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और वहाँ कम्युनिटी रिजर्व भी काफी हैं। तो झूम जो है बहुत ही डिवास्टेटिंग है, इकोलॉजी के लिए बहुत खराब है, तो झूम को हम अलाउड नहीं कर सकते। ये एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। तो आप इस थोड़ी सी लॉजिक भी लगाते हैं तो कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते, तो आप कहेंगे कि ओनली 3, यानी कि तीन पॉइंट्स इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, consider the following statements. First is, in India the biodiversity management committees are key to the realization of objectives of Nagoya Protocol. Second point is, the biodiversity management committees have important functions in determining the access and benefit sharing, including the power to levy collecting fees on the access of biological resources within its jurisdiction. And which of the statements given above are correct? देखिए ये जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैं ये इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं ताकि नगोया प्रोटोकॉल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल है जो उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स दैट आर अराइजिंग आउट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। जितने भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनसे जो भी बेनिफिट हो रहे हैं उनको इक्विटेबली शेयर करना चाहिए उन लोगों के साथ जो वहाँ की इंडिजिनियस पॉपुलेशन है। और इसीलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 भी बनाया था, अगर आपको याद होगा तो। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में ही बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन करने का एक क्लॉज रखा गया है ताकि इन ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज किया जा सके या फिर फुलफिल किया जा सके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड पॉइंट है द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि बेनिफिट शेयरिंग और एक्सेस में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। जो की वर्ड है यहाँ पे वो है पावर टू लिवाई कलेक्शन फीस। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि उनके पास पावर है, वो लिवाई कर सकते हैं कलेक्शन फीस। बहुत सारी ऐसी मेडिकल फार्मा कंपनीज हैं जिनके ऊपर जो है लिवाई कर रखा है इन्होंने कलेक्शन फीस, ठीक है, क्योंकि वो लोग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से कुछ ना कुछ जो है खोज करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, और उनके ऊपर जो है किसी तरह का एक टैक्स या फिर कलेक्शन फी इन्होंने लगा रखी है। तो दोनों ही पॉइंट्स ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। इससे पहले कि मैं आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूं, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम जो 9 दिसंबर से शुरू हो चुका है और जिसका पहला टेस्ट 14 दिसंबर को है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। देखिए इसमें जो है हम प्रैक्टिस टेस्ट ऑफर कर रहे हैं आप लोग को
एनालिसिस शीट होगी एक, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर सकेंगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस किस किस एरिया से आस्क किए गए हैं और किस एरिया के ऊपर ज्यादा वेटेज दी है यूपीएससी ने वाइल आस्किंग द क्वेश्चन ऑन एनवायरमेंट। ठीक है, उसके अलावा मैराथन सेशंस होंगे जिसमें काफी लंबे सेशंस होंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग भी इस तरह से स्टडी करें, मैकेनिकल वर्क ना करें, ट्रेंड को पकड़ सकें कि ट्रेंड किस तरीके का है और किस तरीके के क्वेश्चंस आगे फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। बुक रीडिंग सेशंस होंगे जिसमें स्टूडेंट्स को यह पता लगेगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। रिवीजन सेशंस, लगातार जो आपने पढ़ाई करी है उसके रिवीजन सेशंस भी होंगे। कोशिश की जाएगी कि एक फास्ट ट्रैक तरीके से सब कुछ रिवाइज कराया जा सके। सेक्शनल टेस्ट होंगे लगातार, ये थीम वाइज होने वाले हैं, चाहे पॉलिटी के हों, इकोनॉमिक्स के हों, साइंस एंड टेक हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंट हो, सभी का एक सेक्शनल टेस्ट होना वो है। फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल उसी पैटर्न पे होंगे जिस पैटर्न पे यूपीएससी एग्जामिनेशन लेता है। लगभग कोशिश ये रहेगी कि सारे ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ क्वेश्चंस बनाए जाएं। यूपीएससी मिक्स टेस्ट भी होंगे। यूपीएससी मिक्स टेस्ट का मतलब है कि देखिए यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछता है जिसमें उसका काफी इंटरेस्ट है और वही इंटरेस्ट वो दूसरे पेपर में भी दिखाता है, जैसे वो सीडीएस का पेपर हो या फिर सीएपीएफ का। तो एक मिक्स ऑफ टेस्ट बनाया गया है, कुछ क्वेश्चंस वहां से उठाए गए हैं। करंट अफेयर्स की रिवीजन आपको कराई जाएगी 2024 से लेकर 2025 तक के जितने भी करंट अफेयर्स है वो सब आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। इसके अलावा सीसैट का सपोर्ट, जो स्टूडेंट्स को लगता है कि हम सीसैट में बहुत वीक हैं, हमारा मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग नहीं है या फिर इंग्लिश या पैसेज के क्वेश्चंस में हमें कुछ प्रॉब्लम होती है या दूसरा कोई भी इशू हो, तो सीसैट का सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सीसैट की क्लासेस मिलेंगी। पर्सनलाइज मेंटरशिप होगी जहां आप अपने मेंटर्स के साथ 1-to-1 बैठेंगे और सारे डाउट्स जो है रिजॉल्व करा सकते हैं। टेस्ट होंगे तो टेस्ट के डिस्कशन तो लाजमी है और इंडिया ऑल इंडिया लेवल पे जो हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसका नाम है प्रयास। प्रयास यानी कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होंगे और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों की ऑल इंडिया लेवल पर रैंकिंग भी दिखेगी। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है 9 दिसंबर 2024 से और जो पहला टेस्ट है वो होने वाला है 14 दिसंबर को। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि 45% ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे साथ लास्ट ईयर एनरोल किए थे उन सभी ने प्रीलिम्स को क्रैक किया। 50% क्वेश्चन जो हमने पूछे उसमें से 50% डायरेक्ट हिट हुए थे हमारे इस प्रोग्राम के। और अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो प्रोग्राम शुरू हो रहा है 9 दिसंबर से, इनफैक्ट हो चुका है और जो सेकंड वो है जो फर्स्ट टेस्ट है हमारा वो है 14 दिसंबर को। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज is a database created by a coalition of research organization, wing of International Panel of Climate Change, committee under UN Framework Convention on Climate Change, and agency promoted and financed by UNEP and World Bank। देखिए क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ये 2022 में न्यूज में भी था, इसीलिए ये पूछा गया। और इसमें बेसिकली ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया है, ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है जिसमें साइंटिफिक एनालिसिस किया जाएगा कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और वो देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं क्या वो इन कॉन्सोनेंस या फिर यूं कह लीजिए क्या वो अलाइनमेंट में है पेरिस ग्लोबल टारगेट्स के। क्योंकि पेरिस ग्लोबल टारगेट में कोशिश ये करी गई थी कि ऐसा करा जाए कि 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो ही रहे वार्मिंग और इसको लिमिट किया जाए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये मेजर टारगेट था उनका। तो इसमें बेसिकली डेटाबेस ही है जो क्रिएट किया था कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। जो मेन एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व थी वो थी एक क्लाइमेट रिसर्च इंस्टीट्यूट और उनकी पार्टनरशिप थी पोट्सडाम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट रिसर्च के साथ। ठीक है, तो ये न्यूज में था इसलिए ये डायरेक्ट पूछ लिया गया। अगर आपने पढ़ा होता या उस वक्त किसी ने पढ़ा होगा तो जरूर इसका आंसर सही लगाया होगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 4। विद रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट which of the following statements are correct? First is it was endorsed at the UN Climate Summit in 2014. Second, it endorses a global timeline to end the loss of forest. Third, it is a legally binding international declaration. And fourth is it is endorsed by governments, big companies and indigenous communities. Fifth, India was one of the signatories at its inception. जब इतनी सारी स्टेटमेंट्स दी होती हैं तो आप एक बात जरूर याद रखिए कि इसमें जरूर पॉसिबिलिटी होगी कहीं ना कहीं एलिमिनेशन करने की। और अगर आपको लगता है कि मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, एक दो अगर स्टेटमेंट्स आपको पकड़ में आ जाती हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देखना है इसमें क्या होगा। फर्स्ट है इट वाज एंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014। बिल्कुल ठीक बात है, ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट हुआ था 2014 में, वहीं पे हुआ था और ये न्यूयॉर्क में ही हुआ था। ठीक है, इट एंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। देखिए इसमें ग्लोबल टाइमलाइन जरूर दी गई थी क्योंकि पूरा का पूरा जो डिक्लेरेशन था वो इस बात के ऊपर था कि हमें जो वर्ल्ड में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको किसी ना किसी तरीके से कम करना है। तो जो टाइमलाइन दी गई थी वो ये दी गई थी कि 2020 तक हम जो डिफॉरेस्टेशन है उसको 50% पे ले आएंगे और 2023 तक हम बिल्कुल 0 पे ले आएंगे इसको।
ठीक है, बेसिकली यही दिया था प्रोग्राम। और थर्ड जो है लीगली बाइंडिंग, ये हमेशा देखना होगा आपको कि जो मीटिंग हुई है, कोई डिक्लेरेशन है, कोई कन्वेंशन है, वो लीगली बाइंडिंग है, नॉन लीगली है, या फिर किस तरीके से काम हो रहा है। लीगली बाइंडिंग ये नहीं है, जो है वॉलंटरी है। जो भी इसमें सिग्नेटरीज होंगे उनका अपना वॉलंटरी कमिटमेंट्स होगा, जितना वो चाहेंगे उस हिसाब से वो डिक्लेरेशन के साथ काम करेंगे। तो थर्ड पॉइंट जो है आपका, आप निगलेक्ट कर सकते हैं, रॉन्ग है। अगर थर्ड में हटा दूं तो बी और सी चले गए। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज एंडोर्स बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज। ये बिल्कुल सही बात है, इसको गवर्नमेंट्स भी एंडोर्स कर रही हैं, जर्मनी, जापान वगैरह सब। बिग कंपनीज में एक बड़ी बिग कंपनी का नाम है नेस्ले। नेस्ले भी इसमें जो है आपका एंडोर्समेंट कर रही है, और इंडिजिनस कम्युनिटीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट भी जो है आपका ठीक हो गया। फिफ्थ इज इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब बिगिनिंग। देखिए, इंडिया इसका सिग्नेटरी ना शुरुआत में रहा, ना आखिर में रहा, और कभी भी नहीं रहा। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। तो आप देखेंगे कि 4 और 5 तो गलत हो गई, सॉरी, ये फिफ्थ स्टेटमेंट जो है गलत हो गई। तो आंसर जो है वो है ए, दैट इज 1, 2 एंड 4। अगर आप जो है स्मार्ट गेस भी करते तो थर्ड स्टेटमेंट जो थी वो एलिमिनेट की जा सकती थी। अगर थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गई और फर्स्ट आपको पता है ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट और सेकंड ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में ही है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज बीन डेवलप्ड फॉर व्हाट? फर्स्ट इज असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड, enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading, enabling governments to assess the overall carbon footprint caused by their countries, and D is assessing the overall carbon footprint caused by the use of fossil fuels by the world in a unit। देखिए, ये भी जो है डायरेक्टली पिक किया गया है करंट अफेयर से ही, क्योंकि उस साल ये भी करंट अफेयर में न्यूज में ही था। कॉमन कार्बन मेट्रिक एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो डिजाइन किया गया है यूएनईपी द्वारा, ताकि वो एसेस कर सके वो कार्बन फुटप्रिंट्स जो बिल्डिंग ऑपरेशन से जो है आपका निकलते हैं। ठीक है, बहुत बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग्स की जो ऑपरेशंस हैं, बिल्डिंग में जो होते हैं काम, उनकी वजह से भी बहुत सारा ग्लोबल एमिशन निकल रहा है। और इसी साल यूएनईपी की एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें यूएनईपी ने ये डिक्लेयर किया था कि 40% जो ग्लोबल एमिशंस हैं CO2 के, वो बिल्डिंग से ही निकलते हैं। तो इसी के बाद जो है कॉमन कार्बन मेट्रिक की चर्चा हुई थी, और उसके बाद वही क्वेश्चन जो है पेपर में भी पूछ लिया गया। वही इंडिया ने भी, जब कॉमन कार्बन मेट्रिक के ऊपर बातचीत हुई, तो इंडिया ने भी एक गृह बनाया था, शायद आपको याद हो, जिसका मतलब था कि ग्रीन रेटेड इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ये भी बिल्डिंग कोड्स के ऊपर था कि बिल्डिंग्स के ऊपर ग्रीन बिल्डिंग कोड्स होने चाहिए, इस तरह की जो है अरेंजमेंट होना चाहिए, इस तरह का मटेरियल उसके अंदर यूज होना चाहिए, ताकि वहां से ग्लोबल एमिशन ज्यादा से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, दैट इज आंसर ऑप्शन ए। आगे चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर सी। RT code of practices constitute a tool available for promoting the adoption of environmentally responsible practices in electronics recycle industry, ecological management of wetlands of international importance under the Ramsar, sustainable practices in the cultivation of agriculture crops and degrade lands, environmental impact assessment in the exploitation of natural resources। देखिए, एक एक वर्ड या एक एक लाइन से दिखने वाले क्वेश्चंस दिख तो बहुत इजी रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि इन R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस न्यूज में जरूर था, लेकिन कभी भी किसी न्यूज़पेपर में कवरेज नहीं हुई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, और इससे अच्छा होगा रॉन्ग उस पर लगाने से अच्छा कि आप उसको स्किप करें। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है क्या? देखिए, ये भी एक ऐसी प्रैक्टिस है, ऐसा एक फ्रेमवर्क है जो डिजाइन किया गया था कि कैसे जो है हम ई वेस्ट को हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जो हमारा ई वेस्ट जनरेट होता है उसकी रिसाइकलिंग कर सकें। और इसी के ऊपर जो है इस कोर्स को दिया गया था। काफी लंबा चौड़ा है ये, इस पर कुछ बहुत डिटेल्स के क्लॉजेस भी हैं, एक बार जरूर देख लीजिएगा इसको, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि फर्दर फ्यूचर में भी ये पूछा जाता है। फर्दर जो इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखने की यहाँ पे, वो ये है कि हमेशा जो क्वेश्चन है वो ई वेस्ट के रिगार्डिंग यूपीएससी हमेशा इंटरेस्ट रखता है। ई वेस्ट के रिलेटेड चाहे लॉज हो, चाहे कोई पर्टिकुलर क्लॉज हो जो आया हो, या फिर न्यूज हो, मतलब ई वेस्ट मतलब बिल्कुल वो सोना बन गया है, वो तैयार है, वो इशू या टॉपिक एनवायरमेंट का क्वेश्चन बनने के लिए। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। ई वेस्ट को कैसे रिसाइकिल करना है, उसी के ऊपर ये कोड ऑफ प्रैक्टिसेस इशू किए गए थे। आगे चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड अंडर द शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ इट? फर्स्ट इज अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। Such a plant cannot be cultivated under any circumstances. It is a genetically modified crop plant, and such a plant is invasive and harmful to ecosystem। देखिए, जो शेड्यूल्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शेड्यूल 6 को लेके है, इससे पहले शेड्यूल 3 के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसलिए आपको जरूरी है कि 1, 2, 3 जितने भी शेड्यूल हैं आपके 6 तक, आप उनको जो है जरूर एक बार देख लें, क्योंकि कभी ना कभी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है।
वहीं जो शेड्यूल 6 में बात की है, अगर कोई भी प्लांट स्पीशीज शेड्यूल 6 में आ जाती है तो उसका मतलब ये है कि आपको जो है उसकी कल्टीवेशन के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये परमिशन जो देता है वो देता है आपका चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से जब तक आपने परमिशन ऑब्टेन नहीं किया, आप ना ही उसको कल्टीवेट कर सकते हो, ना ही किसी तरीके से ट्रेडिशनल या फिर कमर्शियल या किसी भी चीज के लिए एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हो। तो इसका अगर करना है आपको यूज तभी कर सकते हैं जब आपने परमिशन ली हो। एग्जाम्पल के तौर पे 2 प्लांट बता देता हूँ, जैसे कि एक पिचर प्लांट है जिसकी परमिशन लेनी पड़ती है, वहीं एक रेड वांडा करके भी है, उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है अगर आपको कल्टीवेट करना है वो प्लांट। तो आंसर ए वुड बी द राइट आंसर, दैट इज लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट एंड द लाइसेंस वुड बी ग्रांटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ इज एनजीटी डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टर्म्स है या ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड प्रोविजंस है, वो अच्छी तरह से आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इस तरह से कि किस तरह से वो काम करता है, क्या मैंडेट है, क्या सुपरविजन में है उसके, रिसेंटली कभी ना कभी वो न्यूज में रहा है, तो ऐसा कुछ ना कुछ पूछ लेता है। तो फर्स्ट है, एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर सीपीसी हैज बीन created by an executive order of government. Second point है, NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of the air in the country. Which of the statements given above are correct? देखिए, NGT जो है एक एक्ट से ही बना है, ये बात ठीक है। NGT एक्ट 2010 के बारे में आपने जरूर सुना होगा। CPCB एक कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं बना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि CPCB एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और वो वाटर एक्ट 1974 के तहत बनी है। तो इस हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। वहीं एनजीटी प्रोवाइड करता है एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प करता है रिड्यूस बर्डन ऑफ लिटिगेशन हायर कोर्ट्स, ये बिल्कुल ठीक बात है। एनजीटी एक क्वासी जुडिशियल है बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी होने के साथ साथ ये आपको एनवायरमेंटल जस्टिस भी प्रोवाइड करती है, और लिटिगेशन भी जो है हाई कोर्ट में ना जाए, वहीं के में रिजॉल्व हो जाए, उसको सॉल्व करती है। सीपीसीबी प्रमोट करता है क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स एंड इंप्रूव टू क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सीपीसीबी जो है वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो टेक्निकल डेटा कलेक्ट करता है, हेल्प करता है रेगुलेशन करने में, और कि कैसे जो है आपका स्ट्रीम्स को, वेल्स को या दूसरी वाटर बॉडीज को प्योर रखा जाए या साफ सुथरा रखा जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था क्योंकि उस साल से 1 साल पहले जो एक स्पिरिचुअल गुरु हैं श्री श्री रवि, ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग वाले, उनके बीच में और एनजीटी के बीच में कुछ स्टैंड ऑफ हो गया था, क्योंकि एनजीटी ने जो है इम्पोज कर दी थी एक बहुत हेवी पेनल्टी, बिकॉज उन्होंने एक पूरा अपना पंडाल लगाया था यमुना फ्लड प्लेन्स के, उसमें वहीं जो है इसके ऊपर श्री श्री रविशंकर ने जो है मना कर दिया था कि मैं आपको फाइन नहीं दूंगा। तो इसी पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी और उसके बाद जो है ये न्यूज में आ गया और बाद में जो है पेपर में भी आ गया। तो स्टेटमेंट 2 जो है ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट is incorporated in the Forest Rights Act 2006. Second statement is, for the first time in India, Baigas have been given habitat rights. Third is, the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change officially decides and declares habitat rights for primitive and vulnerable tribal groups in any part of India. Which of the statements given above are correct? देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की जो डेफिनेशन है वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में ही है। और क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट यानी कि CWH, इसका मतलब क्या है? ये वो एरियाज हैं किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जहां फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं, और इन फॉरेस्ट ड्वेलर्स का जो स्टेटस है वो कभी भी मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, मॉडिफाई किया जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, तो उसी को क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बोल लेते हैं। फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाइगास हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट्स। ये बिल्कुल सही बात है कि बाइगा ट्राइब जो है उनको सबसे पहले हैबिटेट राइट्स दिया गया था, और ये दिया गया था मध्य प्रदेश के डिंडौना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद और भी लोग हैं जिनको हैबिटेट राइट्स मिल चुके हैं, चाहे वो ओंग हो या जरावाज हो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, उनको भी जो है हैबिटेट राइट्स मिल चुके हैं क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एरियाज में। थर्ड है आपका कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिक्लेयर्स एंड डिसाइड्स हैबिटेट राइट्स फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, बाइगास भी जो है प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आते हैं, लेकिन ये इसकी स्टेटमेंट गलत है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि किसको हैबिटेट राइट देना है। इनफैक्ट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनी हुई है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ही डिसीजन लेती है कि किसको हैबिटेट राइट्स देना है, किसको नहीं देना है। ठीक है, पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का एक बड़ा डिसीजन रहता है कि वो डिसाइड करेंगे कि क्या क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है और क्या नहीं है।
ठीक है, तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिसाइड करेंगे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, लेकिन जो हैबिटेट राइट्स उनको देने हैं ट्राइब्स वगैरह को, वो डिसाइड करेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी। तो थर्ड पॉइंट गलत हो गया, 1 एंड 2 ठीक है, तो 1 एंड 2 मींस ए वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन जो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ऑफ व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग? फर्स्ट इज मेजरिंग द ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड असेसिंग द ऑक्सीजन लेवल्स इन हाई ऑल्टीट्यूड रीजंस। देखिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टार्टिंग पार्ट है, बहुत आसान है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली क्या होती है? जब किसी वाटर बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो डिकम्पोज कर सके ऑर्गेनिक वेस्ट को, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। और अगर उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट अवेलेबल है वाटर बॉडीज के अंदर। अगर ऑक्सीजन उन्हें कम चाहिए तो इसका मतलब ये है कि कम ऑर्गेनिक वेस्ट अवेलेबल है वाटर बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे जो है अगर ज्यादा डिमांड बढ़ गई तो इसका मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ रहा है। तो ये डिफाइन कर रहा है कि कैसे जो है ऑक्सीजन लेवल की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो बस यही है, इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। और इसी के साथ जो है आज के जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गए। मेंटल टिप मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि इस तरह की एनवायरमेंटल ट्रीटीज एंड लेजिस्लेशंस के ऊपर जब भी आप पढ़ाई करें तो पूरा का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखें। ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल अगर आप पढ़ के निकल जाते हैं तो वो बहुत हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि कभी कभी इनका जो कीवर्ड होता है वो ये है, जैसे क्रिटिकल हैबिटेट, ये डिफाइन किया गया है किसके एक्ट में, और क्रिटिकल हैबिटेट है क्या, अगली बार हो सकता है वो ये पूछ ले, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर क्लॉज है उसको पूछ ले। तो ऑर्गेनाइजेशंस और मीटिंग्स कहाँ कहाँ हुई है ये पता होना चाहिए। किस पर्टिकुलर कन्वेंशन का कौन सिग्नेटरी है, इंडिया ने इसको इनिशियल स्टेज में साइन किया था या नहीं किया, या बाद में किया था या नहीं किया, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। प्लस ये भी पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कन्वेंशन है ये वॉलंटरी बेसिस पे चलती है या कोई इसमें लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स भी है। इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से कौन इसको फंडिंग कर रहा है, कोई प्राइवेट बॉडीज भी हैं, इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं क्या, कोई कॉर्पोरेशन है जो इसको फंड कर रही हैं, इस तरह की चीजें आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करें, जर्नलिस्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई मत कीजिए, वरना आप जो है यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक नहीं कर पाएंगे। वहीं आखिर में मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए, शुरू हो चुका है। 14 दिसंबर को जो है पहला टेस्ट होगा। और इसी तरह की फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से आएंगे हम अगली वीडियोस लेके, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल।